हाय बच्चों। आज का जो नया चैप्टर है मैथ्स में, हम वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्याओं का खेल यानी नंबर प्ले। ठीक है। अभी तक हमने डिजिट्स के बारे में जाना, पैटर्न्स के बारे में जाना, मैथ्स में क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, और हमने एंगल्स, लाइन, रे, इन सब के बारे में सीखा है। अब हम आगे चलते हैं कि नंबर्स के क्या पैटर्न्स, और नंबर्स मतलब ऑफ कोर्स एक इजी टू गो चैप्टर है। ठीक है, नंबर्स प्ले आप आगे आगे सीखोगे कि नंबर्स में क्या और कैलकुलेशन और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम संख्याओं का प्रयोग विभिन्न संदर्भों और विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को व्यवस्थित करने में करते हैं। ठीक है, हम नंबर्स का यूज क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि मान लो कोई कैलकुलेशंस आए उसमें, ठीक है, बिल में लिखने के लिए, और भी चीज़ों में क्या होता है, नंबर का उपयोग होता है। हमने संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया, अथवा उन संख्याओं का आधारभूत संक्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन की संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया। मतलब हमने प्लस माइनस ऐड डिवाइड करके भी चीजों को सॉल्व किया। ठीक है, इस अध्याय में हम आगे की यात्रा संख्याओं के संग खेलने, अपने आसपास संख्याओं के देखने, पैटर्न पर ध्यान देंगे, और नए तरीकों से संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करते हुए जारी रखेंगे, मतलब चीजें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हम नंबर्स का उपयोग करते हैं। 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि कुछ काउंट करने में, ठीक है, बिल में यूज करते हैं, अगर जैसे कि कुछ काउंट करना हो तब यूज करते हैं, बिल यूज करने में करते हैं, है ना। अगर कहीं अपन कुछ चीजें टाइम देखने में नंबर्स का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, हम नंबर का यूज करते हैं। संख्या हमें कुछ बता सकती है। संख्या हमें क्या बताती है? पार्क में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक बच्चे एक संख्या बोलता है, 0 2 1, 1 0 2 1 0। ठीक है, अब ये बच्चे कुछ ऐसे रैंडम संख्या नहीं बोल रहे। आपके विचार में इन संख्याओं का क्या अर्थ होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? बच्चे अब अपने आप को पुनः व्यवस्थित करते हैं, तथा प्रत्येक बच्चा अपनी व्यवस्था के आधार पर पुनः एक संख्या बोलता है। जैसे कि हर एक बच्चा क्या है, एक वैल्यू बोल रहा है जो 1 0 2 के बीच में है। तब इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है? आप समझ पाएंगे कि ये संख्या क्या दर्शाता है, संकेत। क्या आप उनकी ऊंचाई का यहाँ कोई योगदान है? ऊंचाई मतलब उनकी हाइट का। एक बच्चा एक तब कहता है जब उसके बगल में उससे लंबा केवल एक ही बच्चा खड़ा हो। एक बच्चा दो तब कहता है जब उसके बगल में खड़े दोनों बच्चे उससे लंबे हों। एक बच्चा जीरो तब कहता है जब उसके बगल में खड़े बच्चों में से कोई भी उससे लंबा नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने आसपास और उससे लंबे पड़ोसी की संख्या बताता है। मतलब जैसे कि ये बच्चा एक क्यों कह रहा है, ठीक है, एक बच्चा, मतलब ये हाइट पर डिपेंड कर रहा है, इसकी हाइट ये, इसकी हाइट ये, इसकी हाइट ये मान लो मैंने हाइट ले ली, ठीक है। अब ये बच्चा एक इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके जो बगल वाला बच्चा है, ठीक है, वो यहाँ पे जीरो एक, तो ठीक है, इसके जो बगल वाला बच्चा है वो क्या इससे लंबा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, एक बोलेगा। मतलब अगर उसकी हाइट से बड़ा हो तो क्या बोलेगा, एक बोलेगा। मतलब बगल में से कितना बच्चा, एक बच्चा खड़ा हो तो क्या बोलेगा, एक। अगर बच्चे के बगल में कोई भी बच्चा अगर नहीं खड़ा हुआ लंबा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, जीरो बोलेगा। मतलब इसके बगल में कोई भी लंबा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो मतलब दो लंबे बच्चे, इन दोनों से क्या ये लंबा है, तो ये क्या बोलेगा, दो, जीरो सॉरी। अब ये दो क्यों बोलेगी, क्योंकि दो कब बोलते हैं, दो ये तब कहेगी जब इसके बगल में दोनों बच्चे क्या होंगे, लंबे होंगे। ये तो इनकी हाइट हो गई। अब ये बच्चे क्या कहते हैं, जब इस बच्चे के बगल में कोई एक लंबा बच्चा होगा तो ये क्या कह रहा है, इसके बगल में ये है तो ये एक कहेगा, ठीक है। अब इसके बगल में इससे कोई लंबा है क्या, नहीं है, तो ये जीरो कहेगा, ठीक है। अगर ये छोटी बच्ची, इसके बगल के दोनों बच्चे क्या होंगे, इससे लंबे होंगे, तो ये कहेगी दो। अब जैसे कि ये क्या है, इसके बगल में ये भी छोटा है और ये भी छोटी है, तो ये क्या कह रही है, जीरो, ठीक है। ये सबसे छोटा है तो इसके बगल में कोई लंबा है क्या, हाँ ये है, तो ये क्या कहेगी, एक। अब ये सबसे छोटी है तो इसके बगल में दोनों लंबे हैं, तो दो, और ये एक और ये जीरो। इस तरह इन्होंने क्या जाए, पैटर्न जमाया है। तो बच्चों की संख्या इस तरह पैटर्न में खड़ी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने तर्क को साझा कीजिए। पहला,
क्या बच्चे अपने आप को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत में खड़े बच्चे को दो कह सके? अंत में खड़ा बच्चा क्या कह दे? दो कह दे। मतलब उसके आसपास के दो बच्चे क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो मान लो ये ए है, ये बी कर दूं और ये सी कर दूं और ये डी कर दूं। सबसे छोटी ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर दूं, ए, ठीक है, और ये बी और ये सी, सी को यहाँ खड़ा कर दूं, ठीक है, या फिर सी को यहाँ बी को यहाँ, तो ए से दोनों बच्चे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो ये क्या बोलेगी? दो ही बोलेगी। तो अपन लास्ट में ऐसा कर सकते हैं, इस बच्चे को यहाँ और इस बच्चे को यहाँ जगह एक्सचेंज करके कर सकते हैं, वो दो बोल सकती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज है। क्या दो साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं? ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है। क्या पांच बच्चों को एक समूह में एक 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 करके कह सकते हैं? अगर उनके बगल में कोई एक बच्चा खड़ा होगा लंबा, तो वो क्या कह सकते हैं? एक कह सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स सुपर सेल्स। सुपर सेल्स यानी क्या होता है? नीचे दी गई सारणी का अवलोकन कीजिए, कुछ संख्या रंगित कीजिए, जैसे कि ये वैल्यू रंगीन है। अब ये रंगीन क्यों है? ठीक है, ये इसलिए रंगीन है क्योंकि इसके जो एडजेसेंट है, मतलब एक ये और एक इसके आसपास वाली जो दोनों साइड है, इससे क्या होना चाहिए? नंबर बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 10 और 28 से बड़ा कौन है? 29, ऑफकोर्स, तो करेक्ट। पर अगर मैं लास्ट वैल्यू देखी तो मुझे इससे पहले देखना है, जैसे कि 198 109 से बड़ा है, क्योंकि इधर तो कोई वैल्यू नहीं है। पर 790 किससे बड़ा है? इससे और इससे बड़ा है। 625 इन दोनों से बड़ा है। मतलब जो सेंटर वाली वैल्यू होनी चाहिए, उसके बगल वाली वैल्यू उन दोनों से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर अपन अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मान लो अगर ये क्वेश्चन है और अगर मुझे इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले मैं अगर ऑफ कोर्स यहाँ से देखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पेंट करूं, तो 670 से ये बड़ा है, तो मैं इसको पेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे एडजेसेंट साइड देखनी है तो मैं इसको पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बगल वाली वैल्यू तो छोटी है। पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं 9435 को पेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों से छोटी है। अब मैं इसको देखूंगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा है आ, ये, तो ये भी पेंट नहीं होगा। 7308 है ना, और यहाँ पे 8 था। अब 8000 7308 से और 5583 से बड़ा है, तो ये पेंट हो जाएगा। ठीक है। 52 तो ऑफकोर्स छोटा है, तो ये पेंट नहीं होगा। मतलब उसके एडजेसेंट, मतलब अगल बगल वाले। अब मुझे मान लो इसको पेंट करना रहता, तो ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो ये पेंट नहीं हो सकता। ये बड़ा है और ये ऑफकोर्स क्या है? ये भी बड़ा है, तो ये भी पेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह, मतलब आसपास की दो वैल्यू क्या होनी चाहिए? उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे बड़ा है, पर ये क्या है? छोटा है। ठीक है। अब इसके आसपास की वैल्यू इससे क्या होनी? ये बड़ा होना चाहिए, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है। ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है। ये छोटी है, पर ये क्या है? दोनों से, इन दोनों से क्या है? बड़ी है। 52 को तो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे क्या है? बड़ी है, एडजेसेंट से मतलब नहीं है। अब जैसे कि 5346, अब मुझे कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है जिसमें मैं जो इधर वैल्यू लिखूं, ठीक है, इन दोनों से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मान लो अगर मैं 8000 लिख देता हूँ, ठीक है, ये बड़ी है, पर वो वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए और इससे भी छोटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 1258 से भी क्या छोटा होगा? तभी ये वाला मार्क हुआ है। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ 1100, तो ये इससे तो छोटा है, मतलब ये तो सही हुआ। अब ये इससे छोटा है तो मार्क हो गया। अब एक और छोटी वैल्यू लेनी है, तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। मान लो 1120, फिर 1320, 1480। ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये बड़ी वैल्यू किससे होनी चाहिए? 9753, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपन तो ये वाला कोई बॉक्स है ही नहीं जिसको काउंट कर सके। तो सिर्फ एक ही एडजेसेंट वैल्यू लेंगे, वो ये होगी। पर ये वाली वैल्यू क्या इससे बड़ी है? हाँ है। नहीं, इससे छोटी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है? नहीं है। है ना, मतलब इससे बड़ी है क्या? नहीं। और इससे छोटी है। तो इस तरह क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। मतलब एडजेसेंट जो साइड्स होनी चाहिए, एडजेसेंट जो डिब्बे होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लिखा है, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं इधर। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं एक नॉर्मल सॉल्यूशन नीचे करके दिखाता हूँ। मान लो यही ले लिया मैंने, ठीक है। अभी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अपन ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। मान लो मैंने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे 7 डाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? इन दोनों के बीच में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इन दोनों से बड़ी हो, तभी उसको कलर कर सकते हैं। मान लो अगर ये कलर वाला है, ठीक है,
तो वो तभी कलर हो पाएगा जब वो इन दोनों से बड़ी हो। तो इन दोनों से बड़ी क्या होना चाहिए, एक से बड़ी यानी ये 2 3 4, पर 5 से भी क्या होना, बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैं 6 से 8 तक, 6 से 10 तक कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर 10 तक काउंटिंग कर रहे हैं, मान लो 1 से 10 तक यहाँ पे लिख रहे हैं। अब 5 और 7 के बीच में अगर इधर कलर्ड है, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ, तो मैं लग सकता हूँ 8 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, ठीक है। अब 7, मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ये बीच वाला क्या हो, कलर है, तो 7 से बड़ा और 3 से बड़ा यानी 5 ले सकता हूँ। तो इस तरह मतलब उसके साइड, अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 लिखा है, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इससे तो ऑफकोर्स छोट, मान लो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये वैल्यू इससे तो छोटी बड़ी है ऑफकोर्स, पर इससे क्या है, छोटी है, तो ये वाला कलर काउंट, मतलब ये वाला कलर नहीं होगा। तो इस तरह कुछ पैटर्न नहीं है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। नीचे गणित सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोश प्राप्त हो, बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच में की संख्या का उपयोग कीजिए। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, महा मतलब सुपर सेल्स, मतलब सुपर सेल्स मिलने चाहिए, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 से। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 101 फिल करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं 103 फिल, और यहाँ पे कर दूं मैं 102 फिल, ठीक है। या फिर अपन ऐसा करते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 101 फिल, यहाँ पे कर देता हूँ 100, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड क्या है, ऑफ कोर्स वो है, क्या है, बड़ी है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है, ठीक है, 100 है, 102। अब 102 से छोटा क्या हो सकता है, और रिपीट्स नहीं होनी चाहिए वैल्यू ना, तो मान लो 160 डाल देता हूँ, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 106। तो ये दोनों से क्या है, ये वैल्यू बड़ी है, तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ। अब मान लो ये 106 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख सकता हूँ, 106 है मान लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 110, या फिर 123, है ना। और 123 से छोटा क्या हो सकता है, 118 हो सकता है, तो ये भी कलर हो जाएगा। इस तरह क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, तो एक बीच में अपन इसको कलर कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको भी कलर कर सकते हैं। तो ऐसे अपन को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कलरफुल महाकोश मिल जाएंगे। जिस उपरोक्त सारणी में 9 संख्या में से कितनी महाकोश है, कितने, अब जैसे कि मैंने उसमें से निकाला, तो मुझे कितने सारणी में से कितने वो मिले थे महाकोश, 5 महाकोश मिल गए थे। भिन्न संख्याओं के कोष में कितने महाकोश संभव है, ठीक है। अब इस तरह क्या करेंगे, आप सुपर सेल्स निकाल सकते हैं। सुपर सेल को सॉल्व करना इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोश सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोश ना हो, या कोई क्यों या क्यों नहीं, ऐसा कोई महाकोश बना सकते हैं, फिर ऐसी कोई मतलब अपन सीरीज बना सकते हैं जिसमें एक भी महाकोश नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह भी क्या हो सकती है, मतलब दोनों की एडजेसेंट वैल्यू अपन को रखनी है। आइए इस महाकोश वाले क्रियाकलाप को एक और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। दी गई सारणी में समीपरिवर्त कोष्ठ वह है जो एकदम बाएं दाएं ऊपर नीचे है। नियम वही रहेंगे, एक कोष महाकोश होगा यदि उसके अंकित संख्या उसमें समीपरिवर्त कोष्ठों के अंकित संख्या से बड़ी हो। सारणी एक संख्या 8 3 6 2 3, उसकी सभी समीपवर्ती संख्या 4 5 2 1 8 2 0 4 7 9 5 और 1 4 9 बड़ी है। मतलब अगर मान लो मैं ये संख्या ले रहा हूँ, तो इसके जो 4 साइड वाली संख्या है, ये चारों क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मान लो अगर ये वाली संख्या, तो ये तीनों क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ये वाली संख्या, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, छोटी, ये दोनों छोटी, है ना। इस तरह कुछ पैटर्न बनना चाहिए, तब जाके ये वाला महासारणी भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगर ये वाली सारणी सॉल्व करना चाहें, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इससे छोटी हो। तो मान लो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 9700, तो इससे छोटी क्या लिख सकता हूँ, 9500, तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये भी कलरफुल है, मतलब इन दोनों से क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, तो 1800 लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों से छोटी वैल्यू चाहिए, तो मान लो मैंने यहाँ लिखा 70,000 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा 62,000, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 61,000। तो ये दोनों वैल्यू से क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। अब उसी तरह क्या करेंगे, इन दोनों ऐसी वैल्यू डालेंगे जो इससे छोटी हो। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न, मतलब नंबर लाइन पर पैटर्न्स ऑफ नंबर। मतलब नंबर लाइन पे क्या
नंबर ऑफ पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसे कि 2180, 2754। तो ये क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और ये क्या नंबर अपन को मिल रहे हैं। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं, ठीक है, नंबर लाइन से। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रखे सकते हैं। यह संख्या ये है, ठीक है। अब जैसे कि पहली संख्या क्या है, 2180, तो 2180 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब जैसे कि थर्ड संख्या रखते हैं 1500, ठीक है। 1500 कहाँ होगा, 1500 होगा ये हो गया 1500। उसके बाद में डालू 3600, तो 3600 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है, 3600। उसके बाद 9950, तो 9950 कहाँ होगा, 9950 कहीं यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इधर ही कहीं 9950 होगा। तो इस तरह क्या करते हैं अपन, नंबर लाइन में ये नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे आगे करना है। नीचे दी गई संख्या पर चिह्नित संख्या पहचान कर नीचे दी गई संख्या को अनुक्रम को पूरा कीजिए। जैसे कि 2010 और 2020, तो इसके बीच में क्या आएगा, 2015 आना चाहिए। 2020 तो 2025, यानी 5 का डिफरेंस। 2030, 2035, तो 2005, 2000 आएगा इसमें 1995, 1900, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 5 का, ठीक है। तो 5, 10, 20, ठीक है, इस तरह। अब जैसे कि 9996, 999, हाँ, इसके बाद 9996, 999 7, 9998, 9999, फिर 1000, ठीक है, 10,000, सॉरी, फिर 10,001, 10,002। इस तरह क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब 15,078, 15,079, 15,079, 15,0, 15,080, 15,081, 15,082 और 83, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे, नंबर लाइन सॉल्व करने हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको अगर नंबर से याद है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप आराम से इन चीज के पैटर्न बना सकते हैं। उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोलाकार लगाइए। जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें गोलाकार लगाएंगे या बॉक्स बना सकते हैं। अंकों के साथ खेल, ठीक है, नंबर्स के साथ खेल। हम संख्याओं में 1, 2, 3 से लिखना शुरू करते हैं। एक अंक वाली 9 संख्याएं हैं। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कुल कितनी संख्याएं होगी ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक अंक वाली 1 से 9 तक, एक अंक वाली 1 से 9 तक, तो 1, 2, 3, 4। अब 2 अंक वाली संख्याएं, ठीक है, तो मान लो अब 2 डिजिट नंबर मैंने लिखा 10 से 99 तक, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 83, ठीक है। अब 3 अंकों वाली संख्या, तो 100 से लेके 999 तक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी 833 लिख सकता हूँ। फिर 4 अंकों वाली संख्या यानी 1000 से लेके 9999 तक, तो मैं लिख सकता हूँ 8323। कुछ भी रैंडम 5 संख्या यानी 1 2 3 4, 3 2 4 5, फिर 9999। 4 अंकों वाली ना, तो 4 और ये 4, ठीक है। 5 अंकों वाली ना, 3 2 5 और 3 2 5, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ 8233 ठीक है। तो 4 3, अब कितनी 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी ज्ञात, ठीक है। इतनी संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। अगर ये अपन को क्या मिल गया, नंबर्स मिल गए। संख्याओं के अंकों का योग यानी डिजिट सम ऑफ नंबर्स। जैसे कि 6 + 8 14, 1 + 7 + 6 14 और 5 4 + 5 14। कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखते हैं कि इन सभी का योगफल समान है। उदाहरण के लिए संख्या 68 के अंकों का योगफल वही है जो संख्या 1756 545 के अंकों का योग है। आइए पता लगाते हैं अंकों का योग, ठीक है। मतलब जब तीन, जैसे कि इन दो नंबर का ऐड हुआ था 49, इन तीनों नंबर का ये, इन तीनों नंबर का ये। तो ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं, जब उन दो वैल्यूज का अपन ऐड करते हैं तो हमेशा सेम वैल्यूज मिलती है। जैसे अंकों के योग 14, अंकों का योग क्या आना चाहिए, 14। मतलब ऐसे सम लिखिए जिसका सम क्या है, 14 है। अंकों का योग यानी सम 14 होना चाहिए। जैसे कि 7 + 7 क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। और 14 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 10 + 4 भी क्या होगा, 14 होगा। 12 + 2 भी क्या होगा, 14 होगा। 13 + 1 भी क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। 7 + 3 + 4 इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। तो 14 बहुत नंबर तरीके से आ सकता है। सबसे वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसके अंकों का योगफल 14 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका अगर अपन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। जैसे कि अगर मैं 5 + 9 करूं तो भी क्या आएगा, 14 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 59। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 59 होगा, जिसका सम कितना होगा, 14 होगा। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके अंकों का योगफल 14 होगा। तो 5 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका प्लस करेंगे तो क्या होगा, 14 आएगा। तो आप क्या सोच सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वो बड़ी कौन सी संख्या, ये सब क्वेश्चन क्या है आपके लिए है, इसको सॉल्व 40 से 70 तक की सभी संख्याओं को अंक का योगफल ज्ञात कीजिए, अपने अवलोकन को कक्षा में साझा कीजिए। अब इसका भी क्या करना है, सम करके आपको लिखना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अंक जासूस। 1 से 100 तक संख्याएं लिखने के पश्चात दिनेश को आश्चर्य होता है कि उसने कितनी बार अंक 7 लिखा है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इतनी बार 7 लिखा है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा, 1 से 1000 तक संख्याओं में 7 अंक कितनी बार आएगा। अब आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे कि 1 से 100 में कितनी बार आएगा और 1 से 1000 में कितनी बार 7 जो है वो आएगा, हम ये पता लगाते हैं। क्योंकि जो नंबर ऑफ पैटर्न्स है, जैसे कि मान लो 1 से 20 के बीच में, मान लो अगर मैं पूछूं कि एक कितने बार आएगा, ठीक है, तो वो भी आपको यही क्या होता है, अंक जासूसी होती है। तो एक बार 7 आ गया, फिर उसके बाद 17 आ गया, फिर 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67, फिर 71, फिर अगर एक ही बार 7 आना है तो ठीक है, फिर क्या आएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, और यहाँ भी 70 आएगा, फिर 87, 80, 97, है ना। तो इतनी बार क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसी तरह क्या करना है आपको, 1000 के लिए भी क्या करना है, काउंट करना है, मतलब 7 कितने बार आ रहा है 1 से 100 के बीच में। ठीक है, और एक ही बार, जैसे 77 है तो 77 दो बार है, तो ऑफकोर्स वो काउंट नहीं करेंगे। उस आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न मतलब पैलेंड्रियोमिक पैटर्न्स मतलब क्या होता है। जैसे आप देखते हैं, आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देखते हैं, 66, 848, 575, 797, 111। इन संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। मतलब अगर मैं 66 को उल्टा भी लिख दूं तो 66 ही होगा, 575 को उल्टा भी लिख दूं तो 575 ही होगा। जैसे मैं 121 को उल्टा भी लिख दूं तो 121 ही होगा। मतलब मैं इनको वैल्यू को आगे पीछे कर दूं तो भी क्या वैल्यू सेम ही आएगी। इनको क्या कहते हैं, पैलेंड्रोमिक पैटर्न्स। 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलेंड्रोमिक संख्या लिखिए। तो क्या क्या हो सकती है, 121, 313, 212, 111, 333, ठीक है, और 131, है ना, या फिर 232, है ना, या फिर 23, या फिर 131, है ना। तो ये सब क्या हो सकता है, पैलेंड्रोमिक वैल्यू जो आगे से भी सेम आती है और पीछे से भी क्या आएगी, सेम लिखेंगे। तो ये हो गया पैलेंड्रोमिक संख्या, हमने पढ़ ली है। पैलेंड्रोमिक संख्याओं के को पलटे व जोड़ें। अब इन योगफल को देखिए और पता लगाइए कि उनका योग क्या हो रहा है। इन चरणों के अनुसार कीजिए। 2 अंकों वाली संख्याओं को शुरू कीजिए और उन संख्याओं को पलटकर इस संख्या में जोड़िए। जैसे कि 34 और 43 को जोड़ते तो क्या आता है, 77। 29 और 92 को क्या क्या आता है, 121। 48 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 132, और 132 को 231 से जोड़ेंगे तो 363। इसको इससे जोड़ेंगे, जब तीन वैल्यू जोड़ते हैं, ठीक है, तीन वैल्यू आई तो उसको दोबारा पैलेंड्रोमिक करके जोड़ना है। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि वापस क्या बनती है, एक पैलेंड्रोमिक वैल्यू बनती है। यदि प्राप्त की संख्या पैलेंड्रोमिक है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त की संख्या को उसके अंकों को पलटकर प्राप्त करने का मतलब, अगर पैलेंड्रोमिक मिल रही है तो ठीक है, जिस तरह इस तरह मिल रही है। पर अगर पैलेंड्रोमिक नहीं मिल रही है तो इसी वैल्यू को रिटर्न करना है, मतलब अपोजिट लिखना है अलग, और फिर क्या करना है, वापस ऐड करना है, तो आपको मिलेगी पैलेंड्रोमिक वैल्यूज। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। मान लो जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, मान लो मैं 1 2 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 2 1 और 1 2 1, तो क्या आएगा, 2 4 2। ठीक है, तो क्या बन गई, एक पैलेंड्रोमिक वैल्यू बन गई। मतलब इसको मैं 2 4 2 ऐसे भी लिखूँ, ऐसे भी 2 4 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या
का पुनः योग करके हमेशा पैलिंड्रोम ही प्राप्त होगा, खोजिए और ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हो सकता है। ये एक पहेली है जो सॉल्व करने की आपको सॉल्व करनी है आगे। कॉपरे की जादुई संख्या, ठीक है। कॉपरे के एक वो थे साइंटिस्ट, DR कॉपरिक, महाराष्ट्र में देवावल्ली की एक सरकारी स्कूल के गणित अध्यापक थे। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं में बहुत आकर्षक पैटर्न खोजे। 1944 में जब वो 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे, तो खेल खेल उन्होंने एक जादुई तथ्य खोजा। उन्होंने क्या खोजा? उत्तर हाँ है, 3 अंकों की संख्या के लिए उत्तर अज्ञात है, ऐसा ज्ञात हुआ। 196 शुरू करने पर हमें कभी भी पैलिंड्रोम प्राप्त नहीं होगा। अगर अपन 196 को से स्टार्ट करेंगे तो हमें कभी पैलिंड्रोम वैल्यू नहीं मिलेगी। इससे ये पता लगा है। मतलब कौन सा आंसर है ये वाला आंसर है, ठीक है। इसका आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। ये वाले इसका आंसर अपन को नीचे दिया गया है। मतलब 196 को आप वापस करेंगे तो आपको पैलिंड्रोम वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए स्वयं इस जादू का अनुभव कीजिए। एक 4 अंकों वाली संख्या माना 6328, ठीक है। एक 4 अंकों वाली संख्या लीजिए 6382। इन अंकों का उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाई, उसे एक कहिए। इन संख्याओं के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या का उसे एक कह सकते हैं, 6, है ना, ये बढ़ाई। इन अंकों के उपयोग से सबसे छोटी संख्या बनाई, उसे बी कहिए, ये ए हो गया। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 2368, सबसे छोटी संख्या ये होगी। अब ए में से बी को घटाइए, प्राप्त अंतर, है ना। अब ए को बी से क्या करना है? माइनस करना है। मतलब ए को बी से क्या करना है? माइनस करना है। तो 12 में से 8 गए 4, और 12 में से 6 गए 6, और 5 में से 3 गए 2, 8 में से 2 गए 6। अब प्राप्त अंतर को संख्या सी कहिए। प्राप्त अंतर को क्या कह सकते हैं? सी, 6264, ठीक है। अब इसका क्या होगा, है ना, इसको क्या कहना है? सी कहना है। अब अपनी क्या वैल्यू थी? 60। तब क्या होता है जब हम इस प्रक्रिया को आगे दोहरा रखते हैं? मतलब 6264 वो फिर ऐसे करते जाते हैं, फिर ये करा 6174, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 6174। अब इसकी सबसे सॉरी 6174, अब 6174 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 7641। अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1467। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 11 में से 7 गए 4, और 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो कितने बचे? 6 तो उधर, 7, ठीक है। और अब 5 में से 4 गए तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। तो 6174, ठीक है। तो अपन ने क्या करा? वापस करा तो अपन को 6174 ही मिल गया। अब क्या होगा? ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? रिपीट होती रहेगी। मतलब ये वैल्यू के आगे कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, ठीक है। खोजिए। तो मतलब अपन को ये एक पैटर्न, अद्भुत सा पैटर्न पता करा। खोजिए 4 अंकों की कोई संख्या लेकर इन चरणों के अनुसार करके प्रयास कीजिए। अब क्या करना है? इसको वैल्यू को वापस ट्राई करना है। आप सदैव जादुई संख्या 6174 प्राप्त करेंगे। इस संख्या को कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। इन चरणों के कुछ 3 अंकों वाली संख्या के साथ दोहराइए। कौन सी संख्या दोहरानी शुरू होगी? मतलब आप 3 वैल्यू के साथ भी आप दोहरा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इन पैटर्न के साथ आप 3 अंकों वाली संख्या भी दोहरा सकते हैं और क्या देख सकते हैं? पैटर्न क्या बन रहा है। अभी तक 6174 लगातार आ रहा था। जब आप 3 वैल्यू वाला पैटर्न बनाएंगे तो देखिएगा क्या आता है, क्या कोई वैल्यू एग्जैक्ट निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या देख सकते हैं? आप पैटर्न देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसिक मैथ्स यानी मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स, अब मेंटल मैथ्स है क्या रिलेटेड? अगर मान लो मुझे ये वाली वैल्यू प्राप्त करनी, तो मैं इसका 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 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 38,800। वैसे ही मैं 1500 का 2 बार और 400 का 1 बार प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3400 मिल जाएगा। तो यही क्या होता है? मेंटल मैथ्स होता है। मतलब कुछ चीजें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, उससे आपको एक न्यू वैल्यू मिले। जैसे कि ये 38,800, तो इसका मैं प्लस करूंगा तो ये मिल रहा है, ये इससे ये मिल रहा है। मान लो कि अगर मुझे कुछ वैल्यूज प्राप्त करनी है, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल है, इसमें मुझे इन सारी वैल्यूज को उठा के कुछ ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिससे मुझे ये वाली वैल्यूज प्राप्त मिले। जैसे कि अगर मुझे 39,800 लिखना है तो मुझे 40,000 में 800 माइनस करना है, 300 को 2 बार
प्लस करना है। मान लो अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ 21,400, तो मान लो मैं पहली बार क्या करता हूँ, 12,000 का प्लस करता हूँ, फिर 12,000 का प्लस करता हूँ, तो क्या हो गया, 24,000 हो गया। 24,000 में मैं 1,500 माइनस करता हूँ, माइनस 800 माइनस करता हूँ, कितना हो जाएगा फिर, 800 माइनस करूंगा तो, ठीक है, 1,500 माइनस करके 800 माइनस करके 300 अगर माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 21,400 वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, ये और ये वाली वैल्यू आपको सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ 5 अंकों को दो संख्याओं को जोड़कर 5 अंकों की अन्य संख्या प्राप्त करने का उदाहरण, जैसे 1235 2435 से 5 अंकों वाली संख्या मिली है, या फिर दो वैल्यू को माइनस करके ये वाली तो ये भी क्या होता है, मेंटल मैथ्स का एक एग्जाम्पल होता है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहां भी संभव हो वहां एक उदाहरण दीजिए। 5 अंकों वाली संख्या लेनी है, 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की संख्या जो से अधिक हो, मतलब इससे अधिक वाली वैल्यू लेनी है और अपन को वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आप दी गई सभी स्थितियों को ले उपयुक्त उदाहरण खोज पाए, ठीक है, ये आपको देखना है आप खोज पाए नहीं खोज पाए। जैसे कि ये यहाँ पे 5 अंकों की एक संख्या लेनी है, 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या, मतलब एक 5 अंकों की एक और संख्या लेनी है, और आपको जो इक्वल टू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5 आना, 5 नंबर्स वाली वैल्यू आना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिया, तो यहाँ पे 2 अंकों वाली ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे मुझे 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो, ठीक है। जैसे कि कुछ नहीं, मान लो मैं ले लेता हूँ ये वाला, अगर मैं क्वेश्चन करूँ 1 2 3 4 +1 2, इन दोनों को ऐड भी करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगी, 1 2 4 6, एक 4 नंबर वाली ही वैल्यू मिलेगी। इस तरह क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी टू गो है, इजी टू सॉल्व है, ठीक है। संख्या पैटर्न के साथ खेलना, ठीक है, कैसे आप संख्या यानी नंबर्स और पैटर्न के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, उनका प्लस, क्या उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए, इसीलिए हमें ही शीघ्र विधि का उपयोग का हल कर सकते हैं, मतलब हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने जिन अलग अलग विधियों का उपयोग किया है उसे कक्षा में साझा कीजिए, उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए, या इसके लिए हमें शीघ्र विधि का उपयोग करने का हल कर सकते हैं, मतलब अपन जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं। अब कैसे, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, एक दो, जैसे कि अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का भी यूज कर, जैसे कि 1 2 3 4, 40 कितने बार है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 40 कितने बार है, 12 बार है, यानी मैं मल्टीप्लाई 12 से कर दूं तो क्या, 4 8 0। अब 50 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 50 कितनी बार है, 2 बार है, और 10 बार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का सम, 980, ठीक है। तो अपन को क्या पता लग गया कि ये जो पैटर्न है इसका सम कितना होगा, 980 होगा। तो अपन ने इस तरह कैलकुलेट किया, ना कि एक एक वैल्यू करके, जैसे कि यहाँ पे भी है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 वाले कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, यानी 20 के कितने डॉट्स है उसमें, 5, यानी 100 तो क्या हो गए, ये पूरे डॉट्स हो गए। अब बाकी डॉट्स अपन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 मतलब 44, मतलब 144 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अगर ऐसे भी काउंट ना करें तो भी एक और तरीका है, वो थोड़ा इजी टू गो भी है, और ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है आपके लिए। जैसे कि मान लो मैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इधर किधर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स इधर है। तो 8 × 8 करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉक्स मिल जाएंगे 64। 64 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बॉक्स क्या है, 5 वाले, तो माइनस कर दूंगा तो क्या आ गया, 44 आ गया। तो मतलब 44 तो क्या होंगे, सिंगल वाले होंगे, और 100 तो क्या होंगे, ये होंगे, तो 144 इस तरह भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है, इस चीजों को सॉल्व करना है, प्लेइंग विद नंबर। अब जैसे कि 32 है, तो 32 क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 32 हो गए इधर, 1 2 3 4, 4 32 इधर हो गए, ठीक है। तो 8 × 4 32, यानी 32 × 32 करोगे
तो आपको इन दोनों का क्या मिल जाएगा, इन सब का मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है। और अब 64 का भी कैलकुलेट ऐसे ही क्या करना है, बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबरों के साथ एक खेल है, मतलब एक समझ लो एक खेल की तरह ही है। ठीक है। एक अनसुलझा रहस्य, कोलाइटस अनुमान, मतलब कोलाइट्स कंजक्शन, एक देखो, नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए, सभी अनुक्रमों को एक ही नियम लागू है होता है। 12 6 3 10 5 16 8 4 2 1 17 52 56। अब इनके अंदर क्या आप बता सकते हैं कि नामोग्रामों को क्या किस प्रकार बनाया गया है, मतलब इनको किस प्रकार सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं क्या? अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? नियम, किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं, यदि संख्या सम संख्या है तो उसका आधा करेंगे, यदि संख्या विषम संख्या है तो उसका 3 गुना करेंगे। मतलब सम यानी अगर उसकी इवन नंबर है तो उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, अगर ऑड नंबर है तो उसमें 3 गुना करके एक उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया, इससे ये अनुक्रम सॉल्व किया गया है। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके आप भी एक क्या कॉलार्ड्स अनुक्रम बना सकते हैं। अब सरल आकलन, अब सरल आकलन यानी क्या होता है? सिंपली एस्टिमेशन, मतलब क्या आप आकलन लगाते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं। ठीक है, कई बार हम वस्तुओं की सही संख्या को नहीं जानते और ना ही आवश्यकताओं होती है, और एक अनुमान ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त होता है। अनुमान यानी आप गैस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि किसी ने पूछा ब्रह्मांड में कितने तारे, तो आप क्या कहते हो, इनफाइनाइट यानी अनगिनत। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में मुख्य अध्यापिका आपके विद्यालय नामांकित विद्यार्थी की सही संख्या जानते हो। संभवतः आप केवल अनुमानित संख्या ही जानते होंगे, मतलब अनुमान है ना, अनुमान। आपके विद्यालय कुल कितने विद्यार्थी, लगभग 150 400 1000। परोमिता ने एक कक्षा में 32 बच्चे हैं, अगर एक कक्षा में 32 बच्चे हैं, उनकी कक्षा में दो अन्य विभागों सेक्शन में 29 और 35 बच्चे हैं, मतलब एक सेक्शन में कितने 29 और एक में कितने 35। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि कक्षा में लगभग 100 बच्चे हैं। कक्षा छठवीं के साथ स्कूल के कक्षा 7 से 10 भी हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 भाग सेक्शन में है। उन्होंने मान लिया कि प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या समान है, और आकलन किया कि उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थी का अनुमान 500 लगाया है, मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। तो इस तरह अनुमान लगाना भी एक अलग चीज हो सकती है, जैसे कि अगर आप दूर से देख रहे हो, ठीक है, कितने लोग खड़े, तो आप क्या बोलोगे, 10-15 लोग खड़े, ना कि एग्जैक्ट गिन के। तो उस तरह क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने के क्वेश्चन। खेल और जीतने की युक्तियां, गेम्स और विनिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब गेम्स और विनिंग स्ट्रेटेजी यानी क्या होता है, इसके अंदर संख्याओं का उपयोग खेल खेलने और जीतने की युक्तियों से को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ एक प्रसिद्ध खेल दिया जा रहा है जिसे 21 कहा जाता है। इससे सहपाठी के साथ खेलने, इसे घर में भी खेलने का प्रयास करें। खेल एक के लिए नियम, पहला खिलाड़ी और तीसरे के बीच एक संख्या बोलता है। पहला खिलाड़ी 1 और 3 के बीच एक संख्या बोलता है। अब दोनों खिलाड़ी बारी बारी से पहले बोली गई 1 2 3 जोड़ते हैं, और जो पहले 21 पर पहुंचेगा वह जीतेगा। इस खेल को आप अपने सहपाठियों के साथ कई बार खेले, आपको ये खेल समझ में आने लगेगा। तो ये खेल दिया है। दूसरा खेल, पहले खिलाड़ी 1 से 10 तक के बीच में कोई एक संख्या बोलता है। अब दोनों खिलाड़ी बारी बारी से पहली बोली गई संख्या में 1 2 3 जोड़ते हैं, और जो खिलाड़ी पहले 99 पर पहुंचेगा वो जीतेगा। तो ये दो खेल हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। आइए ग्रेड ग्रेड कैसे करते हैं, तो ये ग्रेडिंग वाला अपन देख चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसका सारांश क्या है? संख्याओं का उपयोग सूचना पहुंचाने, पैटर्न्स बनाने, खोजने, महत्वपूर्ण आकलन पहेलियां बनाने के लिए किया जा सकता है। संख्याओं को सूत्रबद्ध वही सही विधि से उपयोग करने के बारे में सोचने का उद्देश्य लाभदायक कौशल और क्षमता है। संख्याओं के बारे में बहुत सी समस्याओं को उठाना तो बहुत सरल है, लेकिन उन्हें हल करना बहुत कठिन होता है। वास्तव में ऐसी बहुत समस्याएं जो अभी तक अनसुलझी है। उदाहरण के लिए कोलार्ड्स अनुमान, जो कोलार्ड्स अनुमान अपन देख चुके हैं, वो भी क्या है, अनसॉल्वेबल मैथमेटिक्स इल्यूजन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने नंबर्स के बारे में जाना, पैटर्न्स के बारे में जाना, नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको देखने हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो सकते हैं।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो इसके लिए आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। थैंक यू।